मैं काजल तोमर आपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेलकम टू रोड टू नरगुना। जैसा कि पिछले दिनों आयोग ने MPPSC का कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन आज भी सभी एस्पिरेंट्स के सामने एक ही परेशानी है कि शुरुआत कैसे की जाए। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी होती है एक अच्छी स्ट्रेटजी, और आज हम उसी स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे जो अगले 4 महीने आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनाने वाली है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों MPPSC ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और हम सभी के लिए जो 2 इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो हैं प्रीलिम्स 2021 24 अप्रैल 2022, और जिन लोगों ने 2020 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे रखा है उनके लिए अप्रैल 2022। ये दोनों ही मंथ इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो एस्पिरेंट्स अपना प्रीलिम्स दे चुके हैं 2020 का, उनको अपनी मेंस की तैयारी करनी है, और जो बच्चे पहली बार 2021 का प्रीलिम्स दे रहे हैं उनको अपने प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। तो शेड्यूल थोड़ा एक्टिक होगा, लेकिन हम सब के लिए अगर हम एक प्लानिंग के साथ चलेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। आगे बढ़ते हैं। जो बिगनर्स हैं, जिन्हें बिल्कुल भी जो पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, उनको इस परीक्षा का जो पैटर्न है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये परीक्षा जो है वो 2 पार्ट्स में होती है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है आयोग ने। दोनों ही पार्ट्स में 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिनके मार्क्स होते हैं 200 एंड 200। इन दोनों ही एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए हमको 2-2 घंटे का टाइम मिलता है। पहला एग्ज़ाम जो है वो हमारा स्कोरिंग होता है, जिसके स्कोर जो है एक्चुअली मैटर करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। सेकंड जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब आपको 40 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 100। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अगर आप उसके सिलेबस को समझ जाते हैं तो आपकी आधी रणनीति तैयार हो जाती है। इसी तरह से आयोग ने बड़ी खूबसूरती से आपके सिलेबस को आपके लिए तैयार किया है और इस पूरे सिलेबस को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यूनिट 1 to 10। आज मैं आपको इस सिलेबस को थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। यूनिट नंबर 1, 3 एंड 5 ये कम्प्लीटली आयोग ने किसको दे रखी हैं। यूनिट नंबर 1 क्या है? मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एंड साहित्य। जब हम यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं तो वो है मध्य प्रदेश का भूगोल। और आगे बढ़ते हैं, जब हम यूनिट नंबर 5 की बात करेंगे तो इसमें आ जाता है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था। तो आप देखेंगे यूनिट नंबर 1, 3 एंड 5 ये तीनों ही यूनिट कम्प्लीटली MP को बिलोंग करती हैं। मतलब अगर आपने अपना MP अच्छे से तैयार कर लिया तो आप बहुत ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ जाता है एक तरह से, मतलब आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जब हम यूनिट नंबर 2 को देखते हैं तो उसमें लिखा है भारत का इतिहास। यूनिट नंबर 4 भारत एवं विश्व का भूगोल, और यूनिट नंबर 6 भारत का संविधान एवं अर्थव्यवस्था। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आयोग है वो आपसे जानना चाहता है कि आप इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी के बारे में कितना और क्या क्या जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी यूनिट नंबर 7 है विज्ञान एवं पर्यावरण। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं। जब आप किसी देश में जानते हैं तो आपको उसके हर सिद्धांत, विज्ञान के हर सिद्धांत को जानना चाहिए। आप पर्यावरण में होने वाले हर बदलाव को जानना चाहिए। जैसे कि आज हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो आपको पहले पता होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं। और तब जब आपको परेशानी पता होगी तभी आप उसका निवारण निकाल पाएंगे। बिना परेशानी जाने आप किसी भी चीज़ का निवारण नहीं जान सकते। इसी तरह से हमारी यूनिट नंबर 8 है अंतर्राष्ट्रीय एवं समसामयिक घटना। मतलब जितना भी करंट हो रहा है, चाहे वो इंडिया का हो, वर्ल्ड का हो या आपके MP से रिलेटेड हो, आपको सभी एक व्यापक स्तर पर कवर करना है। ओके, साथ ही साथ आपको जितने भी विश्व के, भारत के और मध्य प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान हैं उन्हें भी जानना जरूरी है। यानी कि आपको अपना मिसलेनियस पार्ट भी अच्छे से करना होगा। साथ ही साथ आपको मध्य प्रदेश एवं भारत की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार भी कवर करने हैं। तो यहाँ पर हमारा स्पोर्ट्स भी हमको कवर करना है। ओके,
आगे बढ़ते हैं हमारी यूनिट नंबर 8 सूचना एवं प्रौद्योगिकी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारत पिछले दिनों ज़्यादा ही डिजिटल इंडिया पर ध्यान दे रहा है, और जिस तरह से जब भारत सरकार पूरे डिजिटलाइजेशन को प्रमोट कर रही है, तो आयोग को भी डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करना ही था। इसी तरह से उन्हें इसे सिलेबस में भी ऐड करना था। ओके, तो पहले हमारे पास सिलेबस में क्या था? कंप्यूटर के साथ साथ थोड़ी बहुत प्रौद्योगिकी भी थी, लेकिन अब ये आयोग ने बहुत ही खूबसूरती के साथ डिफाइन कर दी है कि अब जो एग्ज़ाम है उसका पार्ट क्या क्या है। इलेक्ट्रॉनिकी है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, रोबोटिक्स है, एआई है, साइबर सिक्योरिटी है, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, और साथ ही साथ सोशल नेटवर्किंग साइट जो आपकी फेसबुक, ट्विटर, जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट है वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुका है सिलेबस का। इसके साथ साथ सभी संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं, चाहे आपका निर्वाचन आयोग हो, संघ लोक सेवा आयोग हो, मानव अधिकार आयोग हो, महिला आयोग हो, या सूचना एवं सतर्कता आयोग हो, आपको ये सभी आयोग भी कवर करने हैं। आपको इन पर पीएचडी नहीं करनी, आपको सिर्फ इनकी जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारे पास 4 महीने लगभग 120 दिन, जिसमें आपके बीच में थोड़ा होली आ जाएगी, न्यू ईयर आ जाएगी, 1-2 दिन बफर आ जाएंगे। तो मैंने आपके लिए 120 दिन की एक स्ट्रेटजी बनाई है। बाकी 4-5 दिन आपके होली में निकल जाएंगे और क्रिसमस में निकल जाएंगे। ओके, तो 120 दिन आप करेंगे क्या? आपके लिए बहुत ही आसान बना देते हैं हम। आपको इन 120 दिनों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 30, 60 एंड 30। इन 30 डेज आप क्या करेंगे? 30 डेज आपको अपने जितना भी सिलेबस था उसको रीड करना है। रीड मतलब आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। और उसके बाद जब आप एक बार इस सिलेबस को रीड कर लेंगे, उसके बाद आप अगले 60 दिन जो आपने रीड किया है उसको याद करने की कोशिश करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, और साथ ही साथ उसके एक बहुत छोटे छोटे सिनॉप्सिस बनाएंगे, शॉर्ट नोट बनाएंगे, जो एग्ज़ाम के टाइम पर आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। जो इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं या जो इस तक की तैयारी कर चुके हैं, उन लोगों से पूछिएगा इस एग्ज़ाम का अगर कोई रूट है जो आपको बहुत मजबूती के साथ खड़ी करनी है, वो है रिवीजन। ओके, जब आपके 30 + 60 या 90 डेज कवर हो जाएंगे, तब आप देखेंगे कि आप इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और वक्त आ जाता है अपने आप को देखने का, अपनी परफॉर्मेंस देखने का। और वो आप कैसे देखेंगे? आप इस जो एग्ज़ाम है उसके सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे, जिस तरह से आपने रीड किया था उसी तरह से आप शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, और उसके साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे टेस्ट देकर। अब ये टेस्ट भी आपको 2 पार्ट्स में देने हैं। आप सब्जेक्टिव टेस्ट भी देंगे और एफएलटी भी देंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी देंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट आप कैसे देंगे, फुल लेंथ टेस्ट आप कैसे देंगे, मैं आपको ये साथ सब कुछ शेयर करूंगी अपने इसी चैनल पर। और मेरे इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट जो पहली बार बिगिनर्स हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिन्हें नहीं समझ आ रहा कि शुरुआत कैसे की जाए, उन तक ये वीडियो पहुँच सके और उन सब की मदद हो सके। हम सब यहाँ एक दूसरे की मदद के लिए हैं, तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। आ जाए हमारे 30 दिन के प्लान पर। आपको रीड कैसे करना है? तो आपको पहले अपने सब्जेक्ट को अच्छे से डिवाइड कर लेना है। मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया है। आप अपने पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला हमारा सब्जेक्ट है मध्य प्रदेश, दूसरा हमने लिया है कमीशन, मिसलेनियस, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर और सारे पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स यानी कि योजनाएं। दूसरी तरफ हमने लिया है स्टैटिक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड ईवीएस, साइंस एंड टेक। अब आपने बोला ये सारे सब्जेक्ट इस साइड, ये वाले सब्जेक्ट इस साइड क्यों नहीं? क्योंकि ये शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं, बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी तैयार होने वाले, और सबसे ज़्यादा वेटेज तो हमारे मध्य प्रदेश की ही है। और इधर जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत लेंदी हैं, याद भी होने में टाइम लेते हैं। लेकिन आपको ये दोनों सब्जेक्ट पैरेलली करने हैं। मतलब आप अगर 3 घंटे मध्य प्रदेश को दे रहे हैं तो 3 घंटे आपको फेज़ 2 को भी देने हैं। मतलब आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साथ में कोई भी एक सब्जेक्ट उठाना है। ठीक है, तो हम 30 दिन में रीडिंग कैसे करेंगे? हम मध्य प्रदेश को 10 दिन देंगे और साथ ही साथ हिस्ट्री को 6 दिन देंगे। फिर 10 दिन बाद हम कमीशन उठाएंगे, यहाँ हिस्ट्री के 6 दिन बाद हम ज्योग्राफी उठाएंगे। उसके बाद मिसलेनियस को 2 दिन देंगे, पॉलिटी को 5 दिन देंगे, करंट अफेयर हम वर्ल्ड करंट को 2 दिन देंगे, इंडियन करंट को 2 दिन देंगे, एमपी को 1 दिन देंगे।
स्पोर्ट्स को 3 दिन देंगे, कंप्यूटर को 5 दिन और योजनाओं को 2 दिन। इसी तरह हम पॉलिटी को 5 डेज दे रहे हैं, इकोनॉमी को 3 डेज, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, इकोनॉमी का पोर्शन इतना ज़्यादा नहीं है कि 3 दिन से ज़्यादा आप उसकी रीडिंग के लिए दें। अभी हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम ईवीएस को और साइंस को 6 डेज देंगे, साइंस एंड टेक को भी हम 5 डेज देंगे। साइंस एंड टेक को 5 डेज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने साइंस एंड टेक से कंप्यूटर हटा दिया है। यहाँ पे हम सारे के सारे जो संस्थान वगैरह हैं उन्हें पढ़ेंगे और बाकी टेक्नोलॉजी की बेसिक्स पढ़ेंगे, बट कंप्यूटर हम अलग से पढ़ रहे हैं। ओके, तो हमने इस तरह से अपने ओवरऑल सिलेबस को डिफाइन कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब इन 30 दिन में हम क्या कर लेंगे, एक बेसिक आउटलाइन तैयार कर लेंगे। हमें पता चल गया प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर है क्या, कितने पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स में क्या दिया है, एमपी की हिस्ट्री क्या है, अभी याद नहीं है हमें, लेकिन ओवरऑल पता है। इसलिए इसी तरह से आगे बढ़ने के लिए, आगे जो हमारा सिलेबस है उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, आप बोलेंगे बाकी के 60 डेज़ या 90 डेज़ मतलब जो बचे हैं उनको मैं क्या करना है। अब ये रीड तो हमारा हो गया, अब हमारी बारी आती है रिवाइज एंड सिनॉप्सिस की। किसकी बारी आती है? रिवाइज एंड सिनॉप्सिस की। तो अब जो दिन आपने 10 दिन दिए थे वो 10 दिन के आपको जस्ट डबल कर देना, सारे सब्जेक्ट के डेज़ को आपको डबल कर देना है। जो 10 दिन दिए थे एमपी को 10 × 2 कर दीजिए, आपके पास 20 डेज़ हो जाते हैं। ओके, और इन 20 डेज़ में आपको एमपी को दोबारा पढ़ना है, रिवाइज करना है और इसके साथ साथ आपको इसकी सिनॉप्सिस बनानी है। इसी तरह से आपको सभी सब्जेक्ट के टाइम को डबल कर देना है और उनकी सिनॉप्सिस बनानी है। आखिर में आपके बचते हैं लास्ट 30 डेज़, और इन 30 डेज़ में आपने जो सिनॉप्सिस बनाई है उनसे इसका रिवीजन करना है और टेस्ट लगानी है, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे, आप इन 30 दिनों की रीडिंग के बाद ही देख लेंगे कि आपकी जो स्ट्रेटजी है उसने आपको कितना फ़ायदा दिया है। ओके, और इसी तरह से आप जब 90 डेज़ कवर कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम देने के लिए खुद पाएंगे कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, और टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस आपको अपनी परफॉर्मेंस बता ही देगी कि आप कितना तैयार हैं। और सीधी बात यह है, अगर आप जेन्युइनली इसको फॉलो करेंगे, जेन्युइनली इस प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद को खुद तैयार पाएंगे। ओके, अगर ये किसी भी प्रकार में की आपको कुछ इसमें ऐड ऑन करना है तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं, किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, आपने क्या इसमें ऐड ऑन किया है, और बाकी का जो भी आपका फीडबैक रहता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ये पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द इसी चैनल पे मैं आपके साथ जो MPPSC प्रीलिम्स 2021 है उसके लिए एक बुक लिस्ट भी शेयर करने वाली हूँ, और जो लोग मेंस 2020 देने वाले हैं प्रीलिम्स 2021 के साथ, उन लोगों के लिए भी मैं एक स्ट्रेटजी बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे साथ बने रहिए और अपनी इस जो रोड टू नरोना की जर्नी है उसको एंजॉय कीजिए। कठिनाइयाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन ये सफ़र डेफिनेटली रोमांच से भी भरा होगा। धन्यवाद आप सभी का।